स्वागत आपका एनसीईआरटी सीरीज़ के अंदर। आज की क्लास के अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे जो सारे पीजीटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। होप सो कि आपने अब तक पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। जो आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है D+B 21 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। वाटर के अंदर मास परसेंटेज पूछा है। ठीक है, और ये टॉपिक मैंने आपको सम बेसिक जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर करवाया था। अब देखो मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जिस भी एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना है वो लिखेंगे इज इक्वल टू क्या है, मोलर मास ऑफ एलिमेंट। जिस भी एलिमेंट का आपसे मास परसेंटेज पूछा गया है उसका मास लिखना है, मतलब एटॉमिक मास लिखना है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। जो भी मोलिक्यूल जो भी कंपाउंड आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर उसका मोलिकुलर मास लिखना है इनटू 100। अब यहाँ देखो हमारे पास कौन सा कंपाउंड गिवन है, वाटर, और वाटर के अंदर किसका मास परसेंटेज पूछा है हमसे, हाइड्रोजन का। अब कितने हाइड्रोजन है, टोटल 2, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, डिवाइड बाय वाटर का कितना होता है, देखो 16, सॉरी ऑक्सीजन का कितना 16 प्लस 2 आपकी किसके इसका हाइड्रोजन का, तो टोटल कितने हो गए 18। तो पूरे मोलिक्यूल का मास कितना हो गया 18, तो डिवाइड बाय 18 करेंगे इनटू 100। तो ये आपका क्या आएगा 200 डिवाइड बाय 18। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, डिवाइड करके देख लेना, जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 11 पॉइंट समथिंग, और 11 पॉइंट का एक ही ऑप्शन था तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसके अंदर। ठीक है, सारी पीवाईक्यू क्वेश्चन है तो पहले अपने आप करके देखना फिर सॉल्यूशन देखना। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में इन्होंने क्या पूछा है, सुगर श्रूप एंड टी आर एग्जाम्पल ऑफ, कि जो भी आपको शुगर शुरू दे रखा है टी दे रखी है वो एग्जाम्पल किस चीज़ के, ये भी D+B के अंदर पूछा गया है। तो क्या वो कंपाउंड है, होमोजीनियस मिक्सचर है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, या एलिमेंट है। अब देखो शुगर सूप जो सूप आपको दे रखा है, सूप दे रखा है, शुगर सूप का मतलब क्या है कि जो आप चाशनी बनाते हो, हिंदी में बोले तो जो चाशनी बनती है या जो टी बनती है, तो ये किस टाइप का मिक्सचर है आपका। चाशनी पूरी मिट्टी होती है, चाय भी, चाय का टेस्ट पूरा सेम रहता है। अगर आपने 1 कप चाय लिया तो 1 कप चाय का टेस्ट पूरा क्या रहेगा, सेम। तो ये हमारा अगर पूरा टेस्ट सेम है तो कौन सा मिक्सचर होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्टिकुलर क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन कंटेन 1.5% हाइड्रोजन, 17.8% कार्बन, 28.1% फ्लोरीन एंड रिमेनिंग क्या है, क्लोरीन है इसके अंदर। हाउ मैनी Cl एटम आर प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल इफ इट्स मोलिकुलर वेट इज दिस। अब इन्होंने क्या दिया कि आपके पास एक क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन है, उसके अंदर बाकी एलिमेंट्स की परसेंटेज बता दी और क्लोरीन की परसेंटेज नहीं बताई। बाकी की बता के इन्होंने क्या बोल दिया कि जो भी बच गया वो आपका क्लोरीन है। फिर पूरे मोलिक्यूल का आपके पास एक मोलिक्यूल है क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन का, और उस पूरे का क्या आपको मोलिकुलर वेट दे दिया। ठीक है, आपसे क्या पूछा कि क्लोरीन के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे, देखो वही मास परसेंटेज वाला लगेगा, तो हमें मास परसेंटेज क्लोरीन का पता होगा कितना है, एन क्या है, कितने नंबर ऑफ क्लोरीन है, इनटू मास ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का आपको मास परसेंटेज दे रखा है उसका एटॉमिक मास कितना है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल इनटू 100। अब एक बात देखो, आपको हाइड्रोजन का मास परसेंटेज गिवन है कि वो कितना परसेंट है आपका, जो भी गिवन कंपाउंड है उसके अंदर हाइड्रोजन कितना परसेंट है वो भी गिवन है, कार्बन गिवन है, फ्लोरीन गिवन है। अगर इन तीनों का ऐड कर दे और फिर उसको 100 में से माइनस करोगे तो आपके पास क्लोरीन का परसेंटेज आ जाएगा, क्योंकि पूरा सैंपल आपके पास 100% है, और उस 100 में से आपको बाकी चार की या 3 की, सॉरी 3, बाकी 3 की परसेंटेज दे रखी है, तो फोर्थ की परसेंटेज आप निकाल सकते हो उन सभी को प्लस करके और 100 में से माइनस। ठीक है, तो देखो कितना दे रखा है आपको, 1.5 हाइड्रोजन का दे रखा है, फिर आपको दे रखा है 17.8 कार्बन का दे रखा है, ये 17 है। ठीक है, और 28.1 आपको फ्लोरीन का दे रखा है। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आपका कितना निकल कर आएगा, कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, सीधा बता देती हूँ, आप निकाल के देख लेना। ये आएगा आपका 47.4। अब आप 47.4 को क्या है 100 में से माइनस करोगे तभी आपका क्लोरीन का परसेंटेज आएगा। जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आपका निकल के आएगा 52.6%। अब देखो क्लोरीन का परसेंटेज निकल के आ गया, इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करो तो हम क्या लिखेंगे कि 52.6% क्लोरीन प्रेजेंट है। एन क्या है, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम हमें निकालना है, इनटू एक क्लोरीन का मास, इन्होंने मास गिवन ही है, सभी के मास आपको दे रखे हैं, तो कितना होता है 35.5, डिवाइड बाय पूरे मोलिक्यूल का कितना दे रखा है 67.5 दे रखा है, इंटू 100 करोगे तो यहाँ से क्या ये 67.5 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, ये पूरा आपका नीचे डिवाइड में आएगा। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके एल की वैल्यू
निकल कर आएगी। कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। देखो अब क्या करोगे आप, 52 पॉइंट कितना 6 इंटू जो भी नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमें क्या मेनली एन निकालना है कि कितने नंबर ऑफ क्लोरीन एटम है। फिर आपका 100 आएगा नीचे और डिवाइड बाई क्या आपका कितना दे रखा है 35.5 एक क्लोरीन का होता है, ठीक है। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो एन की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 1 की एक क्लोरीन प्रेजेंट है हमारा गिवन कंपाउंड के अंदर। समझ आ गया, मतलब मास परसेंटेज वाला ही फॉर्मूला निकालना है। इसमें पहले आपको क्लोरीन की परसेंटेज निकालनी है, सभी को ऐड करके 100 में से माइनस करके फिर उसको मास परसेंटेज वाले फॉर्मूले में लिखकर और एन की वैल्यू निकालनी है। ये ध्यान रखना, जब आप मास ऑफ एलिमेंट लिखोगे तो उसको एन से मल्टीप्लाई करना होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर कितने वो एलिमेंट प्रेजेंट है। समझ आ गई ये, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन के ऊपर लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रखा है, नेक्स्ट आपका केवीएस में पूछा हुआ है, क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ अ हाइपोथेटिकल एलिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टू आइसोटोप, वन विद मास दिस और उसकी परसेंटेज दे रखी है एंड अदर विद मास। अब इन्होंने क्या दे रखा है कि आपको एक कंपाउंड दे दिया, एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट है जिसके दो आइसोटोप प्रेजेंट है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है, कार्बन के दो आइसोटोप प्रेजेंट है। अब अगर दो आइसोटोप प्रेजेंट है तो एक कार्बन का मास कितना होगा, दोनों की एवरेज लेते होते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, जो कंसेप्ट हमने देखा था पीछे, कार्बन का एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था। तो इसी टाइप से ये क्या बोला है कि आपके पास एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट है जिसके दो आइसोटोप है, एक आइसोटोप का मास है 64.2 और इसकी परसेंटेज कितनी दे रखी है 25% है वो, और दूसरे का मास आपको कितना दे रखा है 65.3 मास दे रखा है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा वो एलिमेंट है उसका एवरेज मास क्या निकल के आएगा। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप, सबसे पहले फर्स्ट का मास लिखो, कितना दे रखा है 64.2 और इसकी परसेंटेज कितनी है 25, तो उसको 25 से मल्टीप्लाई करो, प्लस सेकंड का मास आपको कितना दे रखा है 65.3 इंटू, अब सेकंड जो आपका आइसोटोप है उसकी कितनी परसेंटेज है, अगर फर्स्ट 25% है तो सेकंड कितना होगा 75, क्योंकि टोटल 100% होता है। तो अगर फर्स्ट 25 है तो सेकंड कितना हो जाएगा 75, अगर ये परसेंट है तो दोनों के डिवाइड में कितना आएगा 100। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जब आप फर्स्ट को मल्टीप्लाई करोगे, एक मिनट इसकी कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, फर्स्ट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल के आएगा 1605, प्लस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका निकल के आता है 4897.5, ठीक है, डिवाइड बाय आपका कितना है 100। इन दोनों को प्लस करके जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो जो आपका निकल के आएगा वो आएगा 65.0, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना भाई आगे, इन दोनों को प्लस करके आप 100 से डिवाइड तो क्यों करना है, मतलब वो लगाओगे पॉइंट लगाओगे तो आपका कितना निकल के आएगा 65.0। समझ आ गया ना कैसे करना है, कि एक का आपको मास और परसेंटेज दे रखी है, दूसरे का मास गिवन है, परसेंटेज आपने निकाल दी। जब भी दो आइसोटोप गिवन हो, उसका मास गिवन हो, परसेंटेज गिवन हो, तो उसका जो एवरेज वेट निकालते हैं वो क्या करते हैं, मास को परसेंटेज से मल्टीप्लाई, सभी को प्लस, डिवाइड बाय 100, इससे आपका क्या निकलता है, वेट निकलता है उस एलिमेंट का एवरेज वेट। समझ आ गया ये, ठीक है, क्लियर है ये सारे क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आपका PYQ, आगे मैंने लिखे नहीं थे, नीचे भूल गई थी मैं लिखना, और बाद में भी फिर ऐड करना याद नहीं रहा मुझे, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हेन FeCl3 इज इग्नेटेड इन एन एटमोस्फेयर ऑफ प्योर O2, कि प्योर O2 के साथ आपका FeCl3 को क्या है, हीट किया जा रहा है, और ये रिएक्शन हो रही है आपकी। आगे इन्होंने क्या पूछा है, इफ़ 3 मोल ऑफ FeCl3 आर इग्नेटेड, कि अगर FeCl3 के हमने 3 मोल लिए, 2 मोल ऑफ O2 और ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, तो हाउ मच ऑफ विच रिएजेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, की एक्सेस के अंदर कौन सा रिएजेंट प्रेजेंट है इन दोनों में से, और वो अनरिएक्टेड कितना रह जाएगा, जब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो उसके बाद अनरिएक्टेड कितना रह जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है कि कौन सा रिएजेंट एक्सेस में प्रेजेंट है, तो इसके लिए हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। अगर हमें लिमिटिंग रिएजेंट इन दोनों में से पता लग गया तो जो लिमिटिंग है वो तो मतलब कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो दूसरा एक्सेस में प्रेजेंट है। अब देखो लिमिटिंग कैसे निकालते हैं, ये वाला तरीका यूज़ करना। अब देखो पहले रिएक्शन को देखना होता है, सबसे पहले रिएक्शन में देखो आपके पास जो भी स्टोकियोमेट्री दे रखी है, 4 मोल FeCl3 के 4 मोल रिएक्ट हो रहे हैं कितने के साथ, 3 मोल ऑफ O2 के 3 मोल के साथ। अगर आप 1 मोल लो FeCl3 का तो वो कितने मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, 3/4 मोल के साथ, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, 1 मोल के लिए निकालिए, अब क्वेश्चन पे आओ, हमने कितने मोल लिए FeCl3 के,
3 मोल। अगर FeCl3 के 3 मोल है तो ऑक्सीजन कितना यूज़ होगा, इसको एक बार भूल जाओ। अगर 3 मोल FeCl3 के लिए ले रहे हो तो ऑक्सीजन देखो कितना यूज़ होगा। 1 मोल के लिए 3/4 है तो 3 के लिए कितना होगा, 3/4 इंटू 3, तो ये कितना आ गया 9/4। समझ आ गया, 9/4 आ गया। अब 9/4 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका कितना निकल के आएगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा, मतलब 2 से तो क्या है, ज़्यादा ही निकल के आ रहा है कि अगर आप 3 मोल FeCl3 के यूज़ कर रहे हो तो उसमें ऑक्सीजन के क्या है 2 पॉइंट, मतलब 2 से ज़्यादा मोल आपको चाहिए। तो अब ये बताओ इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ, हमें तो ऑक्सीजन 2 ही मोल गिवन है, लेकिन अगर पूरा 3 FeCl के 3 मोल आपको पूरे के पूरे रिएक्ट कराने हैं तो ऑक्सीजन के 2 से ज़्यादा मोल चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या है 2 ही मोल गिवन है। तो इसका मतलब O2 आपका क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो अगर O2 लिमिटिंग रिएजेंट है तो FeCl3 क्या है, एक्सेस में प्रेजेंट है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके क्या है यहाँ से कट हो जाते हैं, क्योंकि FeCl3 क्या आपका एक्सेस में है। अब ये देखना है कि कितना अनरिएक्टेड रह गया, वो रिएक्शन करने के बाद FeCl3 कितना अनरिएक्टेड रह गया, क्योंकि O2 तो पूरा ही रिएक्ट होएगा, वो ऑलरेडी कम है। तो ये देखो कैसे करना है, अब निकालना है आपको। सबसे पहले जाओ वापस से रिएक्शन पे, 3 मोल O2 के कितने मोल यूज़ कर रहे हैं FeCl3 के, 4 मोल। अगर O2 का 1 मोल लो आप तो कितने मोल यूज़ होंगे, 4/3 मोल FeCl3 के। इसी टाइप से करने हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकियोमेट्री वाले। 1 मोल के लिए 4/3 FeCl3 मोल यूज़ हो रहे हैं। अब हमें क्वेश्चन में कितने 2 मोल गिवन है, तो 2 मोल के लिए कितना होगा 4/3 इंटू 2, तो ये क्या हो गया 8/3। ठीक है, 8/3 मोल FeCl3 के यूज़ होंगे। तो जब आप 8/3 को डिवाइड करोगे तो ये आपका निकल के आएगा 2.67, 2.67। तो आपके 2.67 मोल यूज़ हो रहे हैं जब आप 2 मोल ऑक्सीजन के ले रहे हो। टोटल मोल कितने FeCl3 के 3.0, और उसमें से कितने यूज़ हो गए 2.67। जब आप इसको माइनस करोगे तो ये देखो 10 कितना 3 आएगा यहाँ, और फिर 9 रह गया 3, 0.33 माइनस कर लेना, तो ये आपका कितना रह जाएगा अनरिएक्टेड, 0.33 मोल इसके अनरिएक्टेड रह जाएंगे FeCl3 के। होप सो कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वैसे भी आप जब उसकी वैल्यू निकालोगे ना 9.4 की, तो भी आपको पता चल ही जाएगा कि कितना रिएक्ट कर रहा है, तो उसको 3 में से माइनस कर देना, वो आपका आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको डिटेल में भी समझा दिया इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका NCERT का क्वेश्चन है। NCERT इंपॉर्टेंट है, देख लो चाहिए, NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है, यकीन ना हो तो चेक कर लेना, बीच में दे रखा होगा एग्जाम्पल, सोल्व कर रखा है उन्होंने। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। और ये आपका KVS में पूछा गया था शायद, और अभी जो ये पीछे हुआ था आपका 26 के अंदर, उसमें पूछा गया था। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 50 किलोग्राम ऑफ N2 इन ग्राम एंड 10 किलोग्राम ऑफ H2 गैस है, ये गैस है। ठीक है, आर मिक्सड टू प्रोड्यूस NH3, कि 50 किलोग्राम N2 और 10 किलोग्राम आपका H2 को मिक्स कर दिया क्या प्रोड्यूस करने के लिए, NH3। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन प्रोडक्शन ऑफ NH3। NH3 के अंदर हमें क्या है लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे लिमिटिंग रिएजेंट, सबसे पहले तो आपको जो भी क्वांटिटी दे रखी है, जो भी मास दे रखा है वो किलोग्राम के अंदर है, तो सबसे पहले हमें क्या है उसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम ही लेके चलते हैं मेन यूनिट इसके लिए, क्योंकि ये बहुत छोटी क्वांटिटी होती है तो हमें ग्राम में मेजर करना होता है। तो 50 किलोग्राम को जब आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000 ग्राम आ गया आपका क्या, N2। ठीक है, फिर H2 आपका कितना आएगा, H2 आएगा आपका 10,000 ग्राम। ठीक है, ये ग्राम में आ गया। अब इनके निकालो मोल, कि कितने मोल क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं, पहले निकाल के रख लो। तो 50,000 को आप क्या है डिवाइड करोगे मोलर मास से, किसके मोलर मास से, नाइट्रोजन के। तो कितना होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, N2 दे रखा है तो 28। ठीक है, आप इसको 28 से करोगे, जो भी आंसर आई लिख लेना यहाँ। और फिर हाइड्रोजन के निकालोगे आप, कितने मोल गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो 10,000, और एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2, तो ये कट के आपका कितना आ जाएगा 5,000 आ गया। 5,000 मोल तो आपके किसके यूज़ होने हैं, हाइड्रोजन के क्वेश्चन के अंदर। और जब आप 50,000 को 28 से करोगे तो ये आपका निकल के आएगा 1785.7, 1785.7 मोल। ये मोल आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि जो आपको मास था गिवन मास बाय मोलर मास से हमने मोल निकाल लिया कि क्वेश्चन के अंदर कितने मोल गिवन है। अब आओ रिएक्शन पे, ये वाली रिएक्शन होएगी इसकी कि N2 3 H2 के साथ रिएक्ट करके 2NH3 बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक N2 आपका कितने एक मोल N2 आपका 3 मोल H2 यूज़ कर रहा है। ठीक है, रिएक्शन को पढ़ो पहले, 1 मोल N2 आपका क्या है 3 मोल H2 के यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास कितने हैं, कहाँ गया वो, हाँ N2 के कितने मोल आपके पास 70
1785.7 1785.7 है। तो अगर 1 मोल 3 मोल हाइड्रोजन के यूज़ करा है तो अगर आपने इतने मोल लिए N2 के तो हाइड्रोजन के कितने मोल यूज़ होंगे। तो आप जो भी आपको ये गिवन है ना इसको मल्टीप्लाई करो कितने 3 से, क्योंकि एक की वैल्यू अगर हमें पता है तो बाकी ज़्यादा की वैल्यू निकालनी हो तो उसको मल्टीप्लाई करते होते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 5000 से ज़्यादा निकल के आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको अगर इतने मोल को रिएक्ट करवाना है H2 के साथ तो हमें ये 5000 से कुछ ज़्यादा निकल के आएगा, इतने मोल चाहिए H2 के। लेकिन क्वेश्चन में कितने 5000 ही गिवन है, जो हमें कंपाउंड दिया गया है उसके 5000 मोल ही दिए गए हैं। तो इसका मतलब कम मोल किसके हुए H2 के, तो H2 यहाँ क्या है आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। समझ आ गया इतना? ठीक है, इस टाइप से करना है, ये निकाल लेना। आप जब खुद करोगे ना सॉल्व तो हो जाएगा, ईजी है वैसे। ठीक है, और अब जो NCERT सीरीज़ को हल्के में ले रहे हैं या फिर NCERT को हल्के में ले रहे हैं या फिर फर्स्ट चैप्टर को जो स्टूडेंट्स हल्के में ले रहे हैं ना, देख लो कितने क्वेश्चन पूछे गए और सारे आपके PYQ है। और उन्हें स्टोइकियोमेट्री, मास परसेंटेज और लिमिटिंग रिएजेंट में से ही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। मेनली तो मास परसेंटेज के ही है लगभग क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें आपको स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन पढ़नी आनी जरूरी है। तो हल्के में मत लेना, ना तो NCERT को हल्के में लेना ना ही फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर कई बार छोड़ देते हैं कि क्या ही आएगा इसमें से। तो देख लो भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये पहले की नहीं है, अभी ये जो क्वेश्चन पीछे वाला क्वेश्चन था आपका ये अभी रिसेंट का ही है, KVS के अंदर पूछा गया था शायद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट के अंदर क्या करना है। हाँ देखो, इसमें क्या दिया गया आपको, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 69.77% कार्बन, इतना परसेंट आपके पास हाइड्रोजन है और रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन। वही है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर कार्बन की परसेंटेज दे दी हाइड्रोजन की और बाकी जो बच गया ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल लोगे, इन दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस कर देंगे। मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड 86, मोलिकुलर मास 86 दे रखा है। अब की बार आपको निकालना है मोलिकुलर फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे, एक तरीका तो आपके पास वही कि यहाँ मास परसेंटेज इसकी दे रखी है, लिखो एन की वैल्यू निकाल लो, कार्बन का हमें पता होता है कितना है। ठीक है, डिवाइड कार्बन का 12 होता है ना, एटॉमिक मास 12 रखो, डिवाइड बाय 86 आपको मोलिकुलर कंपाउंड का दे रखा है। तो यहाँ से एन की वैल्यू, फिर आप हाइड्रोजन के लिए रख दो सेम, हाइड्रोजन की मास परसेंटेज रखो और एन की वैल्यू निकालो, यहाँ हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट रखो और 86 सेम आप ऑक्सीजन के लिए, लेकिन ये लेंथ ही पड़ता है, हम उठाएंगे बाय ऑप्शन। ठीक है, तो आपको पता है कि देखो सबसे पहले ये देख लो कि कार्बन इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। अब पहले आप कार्बन 5 लेके चेक करते हैं कि अगर आपके मॉलिक्यूल के अंदर 5 कार्बन प्रेजेंट है तो क्या आपकी ये परसेंटेज निकल के आ रही है। तो देखो 5 इंटू एक कार्बन का कितना होता है 12, डिवाइड बाय आपको कितना दे रखा है 86, डिवाइड बाय 100। अगर एक कार्बन का मतलब आप जब कार्बन 5 लेके कर रहे हो कि 5 कार्बन आपके पास प्रेजेंट है, तो अगर आपका ये नहीं आया तो मतलब ये दोनों ऑप्शन तो कट हो जाएंगे, फिर ये 2 ऑप्शन बचेंगे, इसमें से एक होएगा, चाहे 4 के लिए निकाल लो चाहे 6 के लिए, बाकियों के लिए निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ शायद मैं ऑक्सीजन लिखना भूल गई थी, समझ आ गया। अगर इनमें से कोई एक हुआ तो फिर हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे, वैसे मैंने आंसर टिक कर रखा है इसमें। तो अब ये देखो समझ आ रहा है ना, इसको करो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा, तो ये आपका क्या हो गया 6000 हो गया, डिवाइड बाय 86। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपका सेम यही निकल के आएगा, डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, अगर ये निकल के आए तो मतलब ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। मान लो आपको क्वेश्चन आंसर नहीं पता था, अभी तो मैंने टिक कर रखा है, मान लो आपको आंसर नहीं पता था तो आपने निकाला 5 के लिए, तो आपके ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब ऑक्सीजन के लिए निकालने की जरूरत ही नहीं है, एक एक ऑक्सीजन है, तो हमें क्या निकालना है हाइड्रोजन के लिए। तो फर्स्ट वाला ही चेक करते हैं, 10 हाइड्रोजन है मान लो आपके पास। ठीक है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1 इंटू 100 डिवाइड बाई 86 और इंटू क्या करोगे 100 करोगे। तो जब आपका ये क्या है 1000 डिवाइड बाई 86, जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपका सेम यही वाली वैल्यू निकल के आएगी परसेंटेज की। तो इसका मतलब हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से करना था इस क्वेश्चन को, बाय ऑप्शन ईजिली हो जाता। अगर आप बिना ऑप्शन के करते तो बहुत लेंथी पड़ता, पहले यहाँ से एन की वैल्यू निकालते कार्बन के लिए, फिर हाइड्रोजन के लिए निकालते, तो थोड़ा लेंथी निकालनी इसमें भी 2 के लिए पड़ती, लेकिन ये वाला ईजी लगता है मेरे को। ठीक है, आ गया समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो गया ना इतना। नेक्स्ट देखो क्या पूछा आपसे, हाउ मैनी लीटर ऑफ O2, कि O2 का कितना लीटर STP पे रिक्वायर्ड है फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन, कि आप 2.2 ग्राम प्रोपेन को क्या करवा रहे हो ऑक्सीजन के साथ कंबशन करवा रहे हो, तो कंबशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होएगी। तो इन्होंने पूछा कि कितनी लीटर ऑक्सीजन आपको रिक्वायर्ड है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आपका मोल कंसेप्ट से नहीं है, पहले तो वही केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, लेकिन फिर इसमें मोल कंसेप्ट भी यूज़ होगा। केमिकल रिएक्शन मैंने आगे लिख रखी है, पहले केमिकल रिएक्शन ही देख लेते हैं।
प्रोपेन है आपके पास। जब आप प्रोपेन को O2 से रिएक्ट कराओगे तो आपके पास हमेशा, जब भी हाइड्रोकार्बन की कंबशन करवाते हो तो हमारे पास निकलता है CO2 और H2O। फिर रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, बैलेंस खुद ही करनी पड़ेगी। रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। अब देखो पहले क्वेश्चन, ये रिएक्शन पढ़ते हैं। रिएक्शन में हमें क्या दे रखा है कि 1 मोल आपका प्रोपेन का कितने मोल यूज़ कर रहा है, 5 मोल ऑक्सीजन के यूज़ कर रहा है अगर 1 मोल हमने लिया। क्वेश्चन के अंदर देखो अब कितना मोल गिवन है। क्वेश्चन के अंदर हमें 2.2 ग्राम दे रखा है, तो पहले मोल निकालने पड़ेंगे। तो क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास। प्रोपेन का मोलर मास कितना होता है, देखो 3 कार्बन है, 1 कार्बन का 12 प्लस 8 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का 1, तो ये 8 ही आ जाएगा आपका। ठीक है, 12 को करेंगे तो कितना आएगा, 6 और 3 प्लस 8, तो 8 और 6 14 और 1 44 आ गया। ठीक है, ये पॉइंट एक बार रिमूव करके मान लो नीचे आपने 10 लगाया, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 पे, 11 के टेबल पे, ये 4 पे, ये 2 2, तो ये आपका कितना आ रहा है 0.05, क्योंकि 1/2 आ गया और डिवाइड बाई 10 ऑलरेडी आपके पास प्रेजेंट है, तो ये आपका कितना आएगा निकल के 0.05, क्योंकि 1/2 का कितना 0.5 होता है, एक 10 नीचे ऑलरेडी है, तो 0.05 मोल आपके क्या है क्वेश्चन के अंदर गिवन है प्रोपेन के। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। हमने क्या देखा था कि 1 मोल 5 मोल ऑक्सीजन के यूज़ कर रहा है। अब हमारे पास क्या है 0.05 मोल है किसके, प्रोपेन के, तो वो कितने मोल यूज़ करेगा ऑक्सीजन के, तो 1 अगर 5 कर रहा है तो 0.5 कितना करेगा, 5 इंटू 0.5, तो ये आपका कितना निकल के आया, मल्टीप्लाई करोगे तो 0.25 मोल, कि 25 मोल आपके ऑक्सीजन के यूज़ हो रहे हैं। लेकिन हमें मोल नहीं पूछा, हमें लीटर के अंदर क्या पूछ लिया, वॉल्यूम पूछ लिया कि लीटर के अंदर कितनी ऑक्सीजन यूज़ हो रही है। तो अब अगर आपको मोल कंसेप्ट आता है, वो मोल कंसेप्ट का डायग्राम मैंने बताया था, अगर वो आता है तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। अब मैंने क्या बताया था, गैस की बात हो रही है। गैस के केस में अगर आपको मोल गिवन है STP के ऊपर और आपको क्या है वॉल्यूम निकालना है, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 22.4 लीटर से आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 0.25 को। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे ना, आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर सही आएगा आपका 5.6 लीटर निकल के आएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो इसके लिए आपको मोल कंसेप्ट आना भी जरूरी था, और ये रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको ऐसे रिएक्शन रीड करनी आनी चाहिए, और सारी बातें मोल के अंदर ही होती है, तो मोल कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चल जा भाई, क्या हो गया, हाँ नेक्स्ट देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, अभी शायद EMRS का क्वेश्चन है, शायद पक्का नहीं बोल सकती मैं। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मीथेन, बहुत आसान क्वेश्चन है कि मीथेन के अंदर मास परसेंटेज कितनी है आपकी कार्बन की। तो मीथेन क्या होता है CH4, मास परसेंटेज कैसे निकालोगे, मास परसेंटेज इक्वल टू, एक कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास डिवाइड बाय मीथेन का टोटल मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, 12 + 4, क्योंकि हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन का 1 होता है 16, तो 12/16 इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका कितना आएगा 1200/16। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका 75% निकल के आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन इतनी खुद कर लेना आगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पूरी कैलकुलेशन कराऊंगी तो थोड़ा लेंथ ही पड़ेगा फिर ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, फर्स्ट चैप्टर को हल्के में मत लेना और NCERT को भी हल्के में मत लेना, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT में से आए हुए हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या पूछा गया आपसे, इन अ रिएक्शन, ये आपकी रिएक्शन हो रही है, हाउ मैनी मोलिक्यूल ऑफ H2 वुड बी नीडेड टू कंज्यूम 2 मोल ऑफ CO, कि आपको अगर 2 मोल CO के यूज़ करने हैं तो कितनी हाइड्रोजन कंज्यूम होगी। तो वही पहले रिएक्शन पढ़ो, अगर 1 मोल, आप 1 मोल CO कंज्यूम कर रहे हो तो कितने मोल लग रहे हैं हाइड्रोजन के, 2 मोल। ठीक है, तो अगर आप 2 मोल CO यूज़ करोगे तो हाइड्रोजन के कितने लगेंगे, 4 मोल लगेंगे। लेकिन अब 4 देखते, यहाँ 4 को टिक मत कर देना, पूछा क्या है वो देखो, हाउ मैनी मोलिक्यूल, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पूछे हैं इसके अंदर, ना कि अब ये जो निकालते हैं आप मोल निकालते हैं, मोलिक्यूल नहीं निकालते, ये बात ध्यान रखना। अगर आपने 4 टिक किया तो आपका रॉन्ग हो सकता है, नेगेटिव में जा सकता है। ठीक है, तो आपके कितने 4 मोल आए हैं किसके, H2 के, लेकिन हमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल पूछा है। तो अब आपको बताया था कि जब भी आपको मोल दे रखा हो और नंबर ऑफ एंटिटी निकालना हो, मोल कंसेप्ट वाले डायग्राम में लिखा हुआ है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करते हो अवगैड्रो नंबर से। अवगैड्रो नंबर हमारे पास क्या था 6.02 इंटू 10⁻³ जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका ये निकल के आएगा 2.4 इंटू 10⁻24। ठीक है, वो डेसिमल थोड़ा आगे पीछे कर लेना, वो आपका 24 बन जाएगा, उस हिसाब से 23। समझ आ गया। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल पूछा था इन्होंने, तो उसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मोलिक्यूल निकालना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन के अंदर द स्टोइकियोमेट्री टेल दैट द H2 एंड O2 रिएक्ट टू प्रोड्यूस वाटर इन मास रेशियो। भाई इसमें तो मास रेशियो निकालना था, इजी है। देखो 2 मोल यूज़ हो रहे हैं आपके हाइड्रोजन के और 1 मोल यूज़ हो रहा है ऑक्सीजन का, मोल यूज़ हो रहा है। अगर मोल से आपको मास निकालना है कि कितना मास यूज़ हो रहा है, तो क्या करोगे, मोल को मल्टीप्लाई करोगे एटॉमिक मास से। तो अगर हाइड्रोजन 2 है,
एटॉमिक मास कितना हाइड्रोजन का 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 का 1 होता है। रेशियो एक आपके पास क्या है, 1 मोल यूज़ हो रहा है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का मास कितना है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 है तो कितना आएगा 32। तो ये आपका क्या बनेगा 4:32। इसमें 4:32 ही गिवन था, लेकिन अगर आपको 4:32 भी है और अगर इसको सिंप्लीफाई करके 1:8 भी आप लिख सकते हो, तो थोड़ा ध्यान दे लेना क्वेश्चन में, ठीक है। ईजी था ये क्वेश्चन तो बहुत ही। नेक्स्ट देखो, ये आपका लेक्चर कैडर में पूछा हुआ है, साइड 21 के अंदर पूछा था या फिर 16 के अंदर, इतना मुझे ध्यान नहीं, लेकिन लेक्चर कैडर का ये क्वेश्चन। विच लो स्टेट दैट अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। कि आप किसी भी केमिकल कंपाउंड को जहां मर्जी से ले लो, वो उसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, फिक्स रेशियो के अंदर कंबाइन मिलेंगे। तो ये कौन सा लॉ बताता है हमें, डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये देखा था कि H2O को जहां मर्जी लो आप, H2O को जहां मर्जी से वाटर उठाओ, लेकिन मास का जो रेशियो है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या है, फिक्स रहेगा। इनके मास का रेशियो भी फिक्स रहेगा, 2:16, ठीक है, 1:8। समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, ये आपका EMRS का क्वेश्चन है शायद, जो अभी हुआ था लास्ट 21, ये 25 वाला था ना, 26 के अंदर जो है उसी का है। इसमें देखो क्या पूछा, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। पहले तो इन्होंने बताया कि हमें पता है अगर 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है उसको एवोगैड्रो नंबर से लिखते हैं, ये बात हमें पता है। अब आगे इन्होंने क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम, कि इनमें से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो क्या करोगे, पहले तो इनके निकालो मोल, आपको मास दे रखा है, अगर 4 ग्राम हीलियम है तो गिवन मास बाय मोलर मास, हीलियम का कितना होता है 4 ही होता है ना, तो इसको डिवाइड कर देना, या 2 होता है हीलियम का, मुझे एग्जैक्टली 4 ही होता है ना हीलियम का, हाँ ठीक है। फिर उसको सोडियम का क्या 46/23 से डिवाइड करना, कैल्शियम का कितना होता है 20, इनका देख लेना, ठीक है। इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना, नंबर ऑफ मोल निकाल के जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ मोल है उसके ज़्यादा नंबर ऑफ एटम आएंगे, ठीक है। इनके पहले तीनों चारों के मोल निकालने पड़ेंगे, जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है उसी के नंबर ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे, ठीक है। मोल ज़्यादा है उसके एटम, क्योंकि मोल को फिर हमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। ये अभी मैंने लास्ट में ही देखा था तो ऐड कर दिया इसको, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर के PYQ थे जो ऑल PCT एग्जाम्स के अंदर पूछे गए। तो फर्स्ट चैप्टर को हल्के में मत लेना। और एक और चीज़, जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे फर्स्ट, जो मैंने 2 क्लास डाल रखी है आपकी NCERT सीरीज़ में, फर्स्ट चैप्टर की 2 क्लासेज NCERT सीरीज़ में जो डाल रखी है उसमें से कवर हो रहे हैं या नहीं। तो आप कंटेंट की क्वालिटी खुद देख लो, ठीक है। सारे क्वेश्चन उसमें से हो जाएंगे आपके, एक भी चीज़ ऐसी नहीं अभी तक इन क्वेश्चंस में देखी जो मैंने आपको ना बताई उन दोनों क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है NCERT सीरीज, अब खुद ही देख सकते हो आप, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, ये सोच के मत छोड़ना कि फर्स्ट में से तो क्या ही पूछा जाता है, पूछा जाता है उसमें से। अब आपने देख ही लिया इसका प्रूफ भी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर लेना। एक ना अभी आपको पता है कि EMRS और KVS के सब्जेक्टिव एग्जाम भी हुए थे, तो सब्जेक्टिव में आपका जो EMRS हुआ था ना उसके अंदर एक क्वेश्चन आपसे एम्पेरिकल फॉर्मूला पे पूछा गया, वो मैं ऐड करना भूल गई, मैं लिख तो रखा था लेकिन ऐड नहीं किया। तो जो एम्पेरिकल के ऊपर पूछा गया, उनकी मास परसेंटेज दे रखी है और फिर आपको मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना होता है उनका, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन भी पूछा गया, लेकिन सब्जेक्टिव के अंदर पूछ रखा है वो। तो फर्स्ट चैप्टर अब सब्जेक्टिव के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पूछ रखा है वो, ठीक है। तो होप सो कि अब सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और सारे अच्छे से ये क्वेश्चन कर लेना या लिख लेना, बाद में जब भी रिवीजन करोगे तो काम आएंगे, क्योंकि रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन तो लगानी है। और PYQ लगाने से बेस्ट और कुछ नहीं होता, PYQ लगाओ ताकि पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे। और एक चीज़ आपने देखी होगी कि सभी एग्जाम के अंदर लगभग सेम ही टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वही लिमिटिंग रिएजेंट या मास परसेंटेज, मेन तो ये है। और उसके अंदर मोल कंसेप्ट थोड़ा बहुत पूछ लिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और क्लास को ना थोड़ा लाइक शेयर कर दिया करो, लाइक तो कोई करता ही नहीं है, पता नहीं पसंद नहीं आ रही क्या आप लोगों को क्लास, ठीक है। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।